अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है, हर वाले लेक्चर को हम कंटिन्यू रखेंगे। जो मिनरल और मॉलिक्यूल्स का किताब है हमारी डिजीज में या टेस्ट में, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम, आयरन, ग्लूकोज, B12 को क्या कहा है? और इसके अलावा फोलिक एसिड को क्या कहते हैं? विनाइन एंड फिनेट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नीशियम, पहली चीज ये है कि मैग्नीशियम का हमारी बॉडी में किरदार क्या है। तो मैग्नीशियम का जो किरदार है बॉडी में, सबसे पहला ये कि बोन फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करता है, बोन के स्ट्रक्चर बनाने। और जो दूसरा काम है मैग्नीशियम का जो अहम किरदार है वो ये है, जो हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है, जो हमारी बॉडी में मिनरल होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मसल्स को। इनकी जो नीड होती है हमारी मसल कंट्रैक्शन में या मसल को एक फंक्शन परफॉर्म करने में, जो एनर्जी होती है, एनर्जी हमारी बॉडी में मौजूद होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में या ग्लूकोज या फैट की फॉर्म में। तो उसको करंट एक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम जरूरी होते हैं उनका ये अहम पार्ट है मैग्नीशियम। तो इसके ये है कि मैग्नीशियम को हम वेयर क्यों करते हैं? एनी क्वेश्चन? मैग्नीशियम को हम वेयर करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम या फास्फोरस का डेफिशिएंसी है या वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो अब हम मैग्नीशियम को वेयर कर सकते हैं कि अगर बॉडी परफॉर्म सही नहीं कर रही कंट्रैक्शन वगैरह में। दूसरा, अगर हमारी बॉडी में क्रैम्पिंग है, मसल स्विचिंग है, तो तब भी हम मैग्नीशियम का टेस्ट रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा है कि मैग्नीशियम की बॉडी इसे दो तरह से देखा जा सकता है कि इसे वेयर क्यों करेंगे, इसे वेयर करने की जरूरत क्यों पेश आती है। एक ये कि अगर बॉडी में डेफिशिएंसी है कैल्शियम या फास्फोरस की, ये इनके ऊपर डेफिशिएंसी है, इस तरीके से बोन इश्यूज आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि अगर मसल क्रैम्पिंग हो रही है या मसल स्विचिंग, तब या दूसरा ये है कि कार्डिक अरिथमियाज, तो उसमें भी हम ये मैग्नीशियम का टेस्ट रिकमेंड करते हैं। फिर है कि मैग्नीशियम की जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए ब्लड में वो है 1.6 से लेकर 2.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दूसरी बात यह है कि अगर मैग्नीशियम इनके एक तो यह है कि हम रिकमेंड करते हैं, दूसरा अगर मैग्नीशियम की मिकदार बॉडी में ज़्यादा है तो वो हमें क्या चीज़ इंडिकेट करती है, या दूसरी बात यह है कि कौन कौन सी डिजीज को वो इंडिकेट कर सकती है। एक है एपिलेप्सिया, एपिलेप्सिया भी कहा जाता है या एपिलेप्सिया। इसे एपिलेप्सिया डिजीज है, इनके ये होती है प्रेग्नेंट वुमेन में ब्लड प्रेशर हाई हो तो फिर इसे एपिलेप्सिया कहा जाता है, पार्टिकुलरली प्रेग्नेंट वुमेन में होती है। इसके अलावा जो है इनके अगर एपिलेप्सिया है तो तब भी हम मैग्नीशियम की वेयरमेंट करेंगे, या हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम की जो मिकदार है ये ज़्यादा है एपिलेप्सिया की सूरत में। दूसरा है कि स्वेयर डिहाइड्रेशन, इनके बॉडी में अगर स्वेयर डिहाइड्रेशन है तब भी इनके मैग्नीशियम का लेवल जो है हाई हो सकता है। और कहाँ इनके स्वेयर डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन कौन से उसमें इंडिकेट कर रही थी? और इसके अलावा जो है किडनी, इनके किडनी डिजीज या रेनल डिजीज में इसकी मिकदार जो है वो हाई देखी जाती है। या इनके अगर किडनी इशू है तो एक रिकमेंडेशन या एक पॉइंट होता है कि अगर किडनी के इशू में मैग्नीशियम हाई हो सकता है। ये इनके इसके हाई होने के इंडिकेटर है कि आया कि अगर कौन सी डिजीज में इसे देख सकते हैं कि हाई है, या मिसाल के तौर पर अगर ये हाई है तो इससे कौन सी डिजीज हो सकती है।
दूसरी बात यह है कि लो में कौन सी बीमारियों में कौन सी ऐसी डिजीज हैं या ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ मैग्नीशियम लो पाया जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं मैग्नीशियम का लो होना उनका सबब बन सकता है। वो है मॉल अब्जॉर्प्शन, मीन कि अगर बॉडी में ये अब्जॉर्ब नहीं हो रही, मॉल अब्जॉर्प्शन हो रही है। और दूसरा ये है कि पेंक्रियाटाइटिस, पेंक्रियाटाइटिस में भी इसकी जो मिकदार होती है वो लो होती है, और मॉल न्यूट्रिशन में दो चीज़ों में जो है इसकी मिकदार लो देखी जाती है। इसके अलावा जो दूसरी डिजीज है वो हम डिस्कस करेंगे आयरन। आयरन का क्या फंक्शन है बॉडी में, क्या एनी क्वेश्चन? सर हीमोग्लोबिन के साथ ये अटैच है ब्लड फॉर्मेशन। आयरन जो है हमारी बॉडी में मेन जो इसका फंक्शन है वो है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हैं, कैरिंग ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन्स, जैसा कि मायोग्लोबिन है या हेमोग्लोबिन है, उसका अहम पार्ट है और उनको प्रॉपर फंक्शन में अहम किरदार अदा करता है। दूसरा जो है बॉडी के मेटाबॉलिक स्टेट को भी जो एंजाइम या हार्मोन मेंटेन रखते हैं उनका भी ये अहम पार्ट है। इसको आयरन को मेयर क्यों किया जाता है, आयरन की डेफिशिएंसी को देखने के लिए आयरन को जो है मेयर किया जाता है या इसका टेस्ट किया जाता है। और इस यस इसका फंक्शन जो है ये हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन कैरी करती है, मीन के एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ये उनका अहम पार्ट है आयरन। और दूसरा इसका जो फंक्शन है बॉडी के जो मेटाबॉलिक सिस्टम का वो कंट्रोल करते हैं एंजाइम के, उन एंजाइम का भी अहम पार्ट है। और इसे मेयर इस वजह से किया जाता है कि आयरन स्टेटस देखने के लिए बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है या आयरन की एक्सेस है। तो मेन ये है। इसके अलावा इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो है मेल में अलग है, फीमेल में अलग है। मेल में होती है 60 से लेकर 175 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में ये होती है 50 से लेकर 170 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। तीसरी चीज इसमें आती है कि इस आयरन की जो एक्सेस है कब देखी जाती है ब्लड में, क्योंकि ये बेसिकली हम ब्लड टेस्ट पढ़ रहे हैं या कुछ ब्लड टेस्ट है या ब्लड टेस्ट ये ब्लड है, तो इनकी तीन जगहों पे जो है इसकी एक्सेस देखी जाती है आयरन की। एक के मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में के अगर आप लोगों ने ज्यादा ब्लड लगाया है किसी पर्सन को तो उसमें इसकी एक्सेस हो सकती है। और दूसरी जो इसकी रीजन हो सकती है वो है आयरन इंजेक्शन, इनके आयरन के इंजेक्शन लगे हैं तो तब भी इसकी एक्सेस हो सकती है। जो इसकी थर्ड रीजन हो सकती है ब्लड में इसकी एक्सेस होने की वो है हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस। सर हेरिडिटरी, हाँ हेरिडिटरी हेरिडिटरी हेमोक्रोमेटोसिस ये डिजीज है। इस डिजीज में ये होता है कि ये विरासती होती है, जो हमारी क्रॉप से या डाइट से आयरन जो आता है उनकी अब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है। इनके जो पहले लेवल होता है अब्जॉर्प्शन का आयरन का उसकी निस्बत ये ज़्यादा हो जाता है अगर ये डिजीज हो, तो इनके आयरन की टॉक्सिसिटी कह सकते हैं या आयरन की एक्सेस की वजह बनती है। आयरन के अलावा हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज। सर इसके लो लेवल से नुकसान क्या होता है? सॉरी आयरन की लो लेवल से इसकी एनीमिया हो सकता है, और लो लेवल होता क्यों है, स्टार्वेशन में इसकी लो लेवल हो सकता है, और मॉल अब्जॉर्प्शन में भी हो सकता है, और पुअर डाइट अगर इनके आयरन इस डाइट में नहीं है, अगर वो डाइट आप ले रहे हैं तो काफी इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है या देखी जाती है।
अलावा है ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो मेन फंक्शन है वो एनर्जी फराहम करना बॉडी के तमाम पार्ट को, और दूसरा मीन के जो इसकी ग्लूकोज की ट्रांसफॉर्मेशन में या मीन के इसको फंक्शन परफॉर्म करने में जो एंजाइम रोल प्ले कर रहे होते हैं उसमें है कार्टिसोल है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये तीन जो इनके एंजाइम हैं वो इसमें अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसे वेयर क्यों किया जा सकता है? वेयर इसका लेवल चेक करने के लिए कि बॉडी में आया कि ग्लूकोज का लेवल हाई है या लो है। इसके हाई लेवल पे इसकी नॉर्मल मिकदार जो है वो है बॉडी में फास्टेड ग्लूकोज 74 से लेकर 106 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी मिकदार है। अब ये है कि इसकी एक्सेस कहाँ पे देखी जाती है और इसकी एक्सेस का क्या मतलब है। तो ग्लूकोज की एक्सेस जो है वो डायबिटीज का सबब बनती है। इनके डायबिटीज में ग्लूकोज की एक्सेस होती है। और दूसरा, अगर बॉडी स्ट्रेस कंडीशन पे है, स्ट्रेस में है, तब भी इनके ग्लूकोज की मिकदार जो है वो ज्यादा होती है ब्लड में। और इसकी डेफिशिएंसी जो है वो ग्लूकोज की, अगर आप लोगों ने एक्सेस में, किसी पर्सन ने एक्सेस में इंसुलिन ले लिया, एक्सेस इंसुलिन, एक्सेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन, तो तब भी इनके ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो सकती है। और माल ऑब्जॉर्प्शन में इनके अगर बॉडी सही ऑब्जॉर्ब नहीं कर रही तब हो सकती है, स्टार्वेशन भी हो सकती है, और माल न्यूट्रिशन में भी इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है या इसका लेवल लो हो सकता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया भी कहा जाता है। इनके ये ग्लूकोज के हवाले से था। इसके अलावा जो है हमारा क्लियर जी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोबालामाइन और B12। कोबालामाइन एंड B12। कोबालामाइन और B का जो मेन फंक्शन है वो है इनके रेड ब्लड सेल्स को प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने में अहम किरदार अदा करता है, और नर्व सेल्स के फंक्शन परफॉर्म करने में भी अहम किरदार अदा करता है। कोबालामाइन को जो मेजर किया जाता है, अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो या उसे देखने के लिए भी इसे मेजर किया जा सकता है, या इसकी अपनी डेफिशिएंसी को देखने के लिए भी मेजर किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज हैं ब्लड में वो है 200 से लेकर 885 पिकोग्राम पर मिलीलीटर। इसका फंक्शन बताया कि रेड ब्लड सेल्स के फंक्शन में किरदार अदा करता है, या रेड ब्लड सेल का इम्पोर्टेंट। और जो दूसरा इसका जो फंक्शन है वो नर्व के फंक्शन को, जो हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं उनके फंक्शन को परफॉर्म करने में भी अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा क्या करें हम? आयरन डेफिशिएंसी को मेजर करके, अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो तब भी इसे मेजर किया जा सकता है, मेजर करते हैं। इसकी अपनी डेफिशिएंसी है तब मेजर करते हैं। इसके अलावा इसकी नॉर्मल वैल्यू ये है। और दूसरा जो इसके एक्सेस है इनके बॉडी में क्या कॉज करती है, अगर एक्ने वगैरह है बॉडी में, जैसे रैशेस वगैरह, दाने, तो तब इसके इसकी एक्सेस की वजह से हो सकते हैं। दूसरी इसकी जो डेफिशिएंसी है वो है इनके माल अब्जॉर्प्शन, माल न्यूट्रिशन और पर्निशियस एनीमिया इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा, इसके अलावा है जो लास्ट में फोलेट पिकोग्राम पर मिलीलीटर, और ये इसका यूनिट पता नहीं, इसका यूनिट था। इसके अलावा है फोलिक एसिड और फोलेट।
स्टेट को फोलिक एसिड भी कहा जाता है और B9 भी कहा जाता है। तो इसमें यह है कि फोलिक एसिड का क्या काम है। फोलिक एसिड का ये रेड ब्लड सेल्स के फंक्शन में अहम किरदार अदा करता है और इस जो इसका अहम जो फंक्शन है। और दूसरा ये सेल डिवीजन में अहम किरदार अदा करता है। और अगर इसकी प्रॉपर सेल डिवीजन नहीं है या उनकी डेफिशिएंसी हो तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके न्यूनेटर जो चाइल्ड होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम पैदा करता है। उस प्रॉब्लम पे इसकी डेफिशिएंसी का जो प्रॉब्लम हो सकती है उसे कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या होता है? हाँ। स्पाइनल कैफिडा होता है कि जैसे जो हमारी न्यूरल ट्यूब होती है उसकी ओपनिंग बंद नहीं होती, तो वो खुद ही रह जाती है। दूसरा इसमें एक चीज और होती है, एंसेफेली भी होती है, एंसेफेलोपैथी। इसमें तीन होती है, एक एंसेफेली, एक स्पाइनोपाइफेटा होता है और एंसेफेलोपैथी में दो होते हैं। और उसमें होता है कि एक रप्चर जो हमारा टिश्यू रप्चर होता है, ब्रेन के टिश्यू। इसमें यह है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो इसकी डेफिशिएंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में दो चीजें आती हैं, एक है स्पाइना बाइफेटा, इनके जो दो डिफेक्ट हो सकते हैं। वैसे अगर जनरली इन डिफेक्ट को से हट के देखें, सिर्फ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में तीन चीजें डिफेक्ट होती हैं, इनके फ्रैक्चर होती है या प्रॉब्लम होता है। एक ब्रेन, स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड, ये चीजें जो है डिफेक्ट हो रही है। तीन स्पाइना बाइफेटा में ये होता है कि स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड ये डिफेक्ट होते हैं, इनकी जो लाइनिंग होती है ये कंप्लीट नहीं होती, जो इनकी कनेक्शन है वो कंप्लीट नहीं होते। दूसरा एंसेफेलोपैथी है, एंसेफेलोपैथी में ये होता है कि जो आपके ब्रेन के टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो डैमेज होते हैं, इनके वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं करते या उनके किसी तरह के उनमें डिफेक्ट आ सकता है। ये दोनों जो है ये बच्चों की में होती हैं, इनके अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो बच्चों में ये डिफेक्ट हो सकते हैं। और इसी वजह से जो है ना आप लोगों ने देखा होगा कि फोलिक एसिड और कोबालामाइन मोस्टली जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनको रिकमेंड किए जा रहे होते हैं। इसके अलावा इसकी टेस्ट फोलिक एसिड की स्टेटस को देखने के लिए किया जाता है। और दूसरा इसकी जो एक्सेस है वो मीन के अगर परनिशियस अनीमिया है उसमें जो है ना इसकी एक्सेस देखी जाती है, मीन के या इसकी एक्सेस से परनिशियस अनीमिया हो सकता है, कोबालामाइन की डेफिशिएंसी। और दूसरा इसकी जो डिफेक्ट या मीन के इसकी डेफिशिएंसी से या ब्लड में अगर इसकी मिकदार जो है मीन की इसकी नॉर्मल मिकदार है 3 से 20 पिकोग्राम पर मिलीलीटर, तो अगर इससे इसकी ब्लड में इसकी मिकदार कम है तो इसकी डेफिशिएंसी मॉल अब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकती है, मॉल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती है, या स्टार्वेशन की वजह से हो सकती है, या इसकी अगर ज्यादती है तो परनिशियस एनीमिया हो सकता है। दूसरा इसकी डेफिशिएंसी से ये भी एक होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ये नॉर्मल वैल्यूज है। दूसरी होती है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, एक टर्म है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ये इनके अगर फोलिक एसिड या इनके कोबालामाइन इन दोनों की डेफिशिएंसी है तो इनके मैक्रोसाइटिक एनीमिया अगर होता है। इसमें ये होता है कि जो रेड ब्लड सेल का साइज है वो नॉर्मल नहीं रहता, कि वो इनलार्ज होते हैं इन साइज की निस्बत। क्या चीज मैक्रोसाइटिक एनीमिया ये डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कोबालामाइन की डेफिशिएंसी की वजह से, या जो है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसमें होता ये है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स का साइज है वो इनलार्ज हो जाता है। जब इनलार्ज हो, जैसे सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ी थी, उनकी जो बाइंडिंग होती है या उनकी फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो
तो इसी वजह से डेफिशिएंसी एनीमिया भी उसे कह सकते हैं, येलोइश स्किन की। तो अगर एनीमिया के आगे वैसे हम पढ़ेंगे एनीमिया फॉर्म अगर देखते हैं उसमें यही होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, पर्निशियस एनीमिया होता है, और दूसरा एनीमिया यही एनीमिया जो हम कहते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया। वैसे आगे हमने उसको डिटेल में पढ़ना है, वो इसी वजह से मीन के 3 चीज़ों की वजह से एनीमिया हो रहा होता है, एक आयरन की वजह से डेफिशिएंसी की वजह से, वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। तो ये हमारा ओवरव्यू था। ये तमाम आप लोगों को इस तरीके से और थोड़े थोड़े करके पढ़ाने का मकसद यही है कि आप लोग इसे याद करें ताकि साथ के साथ याद हो, वरना ये जो मेरे पास बुक है या नोट्स है अगर वो मिल जाए आप लोगों को तो मेरे ख्याल में सारी ज़िंदगी नहीं हमें याद। और दूसरी ये देखें कि इतना डिटेल में पढ़ाने का, अगर एक डिजीज़ है फिर उसे एक्सप्लेन करना, फिर एक आप लोगों को टाइम बच रहा है आप लोगों का। अगर आप खुद से इसे देखते फिर वहाँ देखते कि हाँ भाई पर्निशियस एनीमिया क्या है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या है, पेंक्रियाटाइटिस क्या है, स्पाइना बाइफाइडा क्या है, ये सारी टर्म्स ऐसी टर्म्स हैं जो इनके मेडिकल की टर्म्स हैं और आना ज़रूरी है किसी टेस्ट के लिए भी, आप लोगों को वैसे मेडिकल फील्ड में काम करने के लिए भी। जब आप लोग देखते हैं कि कल जैसे हमने देखा कि SOB लिखा होता, तो मुझे नहीं पता था, लेकिन वहाँ पे क्या है मेरे अपने नर्स से पूछे इसका क्या मतलब है, शॉर्ट में था ब्रेक। और इसी तरह फिर FX लिखा हुआ था, मीन के फॉरवर्ड डिजीज। ये सारी इस तरह की जो टर्म्स होती हैं वो ज़रूरी है आपको एक क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए। ये भी एक हमारा आज का लेक्चर था। दूसरा लेक्चर हम डिस्कस करते हैं इसके बाद।